इन 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा हमारा देश का, केंद्र की सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मोदी जी के लिए कहा जाता है कि विपक्ष तो बहुत बोलता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। और मैं ये बात साझा करती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जिसने गरीबी और दुख देखा होता है ना, तो वही कलम आने पर उसके हल निकाल कर उन घरों तक सुविधा और सुख पहुंचाने के प्रयास करता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र की सारी पॉलिसीज़ हैं, उनकी उन बातों को सार्थक करती हैं जो बातें उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जब वो पहली बार पार्लियामेंट गए तो उन्होंने अपनी बात शुरू करी थी कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और मैं सोचती हूँ इसी के नाते देश का इतिहास बना कि बिना पैसे के, यानी कि ज़ीरो बैलेंस पर भी बैंक अकाउंट खुल गए। नहीं तो ये तो 47 के बाद भी कभी भी खोले जा सकते थे, पर 14 के बाद खुले ज़ीरो बैलेंस पर कि एक गरीब को भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसा है तो आप 1000 रुपया नहीं होगा तो आपका खाता नहीं खुलेगा, वो व्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर अगर मैं देखती हूँ तो देखिए, बात बड़े बड़े समर्थवान लोगों को भी सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार उनके माध्यम से भी बनती है और उनके लिए भी काम करती है। पर क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य जो है अंत्योदय का लक्ष्य रहा कि जो हमारी कतार में अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम उस तक अपनी सुविधा पहुंचा करके आए। तो अगर इस नाते आप देखें तो बहनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए वो गांव की उस अभावग्रस्त महिला की किचन तक भी पहुंचे, चूल्हे तक पहुंचे कि जहां उन्होंने देखा जी इतना धुआं, अलग से कुछ देखने की चीज़ नहीं है, क्योंकि बचपन उनका भी ऐसे ही गुजरा है। और एक माँ और बुजुर्ग दोनों कितने उस धुएं से तकलीफ में होकर के निकलते हैं। तो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने एक नया जिसे हम बोलेंगे कि सुविधा बहनों बेटियों तक पहुंचाई और उन घरों में गैस को पहुंचाने का भी काम किया। आज हमारे देश के लगभग बोले इसलिए कि क्योंकि वो इक्का दुक्का कोई गांव मेरी निगाह में छूटा हो तो मेरे को मालूम नहीं, पर लेकिन आज हर गांव में लाइट की व्यवस्था हो गई है। और 47 के बाद से 14 में जो एकदम से बदलाव आया, राजनीति में भी बदलाव आया और सेवाओं और सुविधाओं की मानसिकता में भी बदलाव आया, वो बिल्कुल अलग तरह का था। इसके साथ साथ तो मैं ये इसके साथ साथ मैं ये भी बात कहूँगी कि मेरा ठीक है, दोनों देख लेते, थोड़ा फासला इको आ रही है जी, इको आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वैसे ठीक था जी मेरा माइक। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जीवन ज्योति योजना, जो कि खास तौर से उन लोगों के लिए बनी कि बहुत सारे हरियाणा और भारत, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी जीवन यापन लोगों के घरों में मेहनत करके, उनके डोमेस्टिक हेल्प कर करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। मजदूर बहुत हैं भारत में, तो ये लोग जब आते जाते हुए ईश्वर ना करे कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो उन लोगों को 2 लाख रुपए की राशि तुरंत उसके परिवार को सहायता के रूप में मिल जाए। और थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं लेती हूँ तो आयुष्मान भारत भी उन तमाम बीपीएल परिवारों के लिए है जिनको 5 लाख रुपया हेल्थ इश्यूज के लिए मिलता है। और मैं इसके साथ साथ एक बार हरियाणा को भी साथ साथ लेना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा में जो लोग आयुष्मान आने की कैटेगरी में रह गए उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत सेम पॉलिसी मैटर में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का एक योजना दी।
इसके साथ साथ जहाँ भारत में पूरे में गरीबी रेखा का पैमाना 1,20,000 है, वहीं हरियाणा में इसको बढ़ा के 1,80,000 किया गया। और ये जो 60,000 की हमने एक खाई बढ़ा दी है, 1,20 से 1,80, तो ये जो 60,000 की खाई बढ़ाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ने नोट छापने की टकसाल लगाई है। टकसाल लगा के थोड़ा ना हम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चिन्हित करता है जिसके माध्यम से करप्शन को दूर करने की, मैं फिर आपके बीच में रिपीट करूंगी अपने वर्ड्स, 100% करप्शन दूर हुई नहीं है और हो नहीं सकती। ये भी बात, ये मेरे निजी विचार है, कभी हो नहीं सकती, 100% नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसा राजा होता है, जैसा प्रधान होता है, तो आपको वहाँ का माहौल लगभग उसके अनुसार मिलता है। आज देश में मोदी जी और प्रदेश में मनोहर जी के राज में मैं कहती हूँ कि करप्शन का जो ग्राफ है इसलिए गिरा है क्योंकि आज हम देखते हैं ना कि हरियाणा में तो कई लोगों को कभी दफ्तर से दबोच लिया जाता है, कभी कहीं और जहाँ लेन देन हो रहा होता है। तो देखिए, ये बातें इस चीज़ का सूचक है कि सरकार को अगर पता लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आती है चीज़, तो तुरंत कार्रवाई हो। और पानी को लेकर के हमारे दोनों ही नेतृत्व, चाहे वो हमारे मोदी जी हैं या मनोहर जी हैं, दोनों ने ही एक जिसे कहते हैं कि जो लोग राजनीति की सत्ता के लोभी होते हैं वो सिर्फ अगले चुनाव के मद्देनजर काम करते हैं, लेकिन जिनके लिए सत्ता सेवा का साधन है और विकास का साधन है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। ऐसे नहीं मोदी जी ने हर घर में नल हो और हर नल में जल हो का नारा दिया और उसको चरितार्थ करने के लिए पानी का मंत्रालय ही एक प्रकार का अलग बना दिया। और वहीं दूसरी ओर मनोहर जी को भी साथ लूंगी मैं। आदरणीय मनोहर जी ने एक 3 चीज़ें दी। एक मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो सीधा किसानों से जाके जुड़ता है। एक उन्होंने दिया मेरा पानी मेरी विरासत। आप एक चीज़ सोचिए कि हमारे यहाँ तो विरासत गिनी जाती थी कितने नोट और कितने प्लॉट, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नारा ये दे दिया और उसको चरितार्थ भी किया कि मेरा पानी मेरी विरासत। कैसे चरितार्थ किया वो भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धान की खेती पर रोक लगाने का प्रयास किया और ये कहा सबसे किसानों भाइयों से कि आप धान की जगह यदि किसी और चीज़ की आप किसी और चीज़ को बीजते हैं, पानी अगर आप किसी और चीज़ को बीजते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप धान में, क्योंकि पानी बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। और जहाँ मैं कह रही थी कि आपको मेरा पानी मेरी विरासत, आप भी ये सब जानते हैं, आपके माध्यम से छपा भी है और देखा भी है कि एक बॉन्ड्स को रिवाइव करने की पॉलिसी हमारी सेंटर की भी है और हमारी स्टेट की भी है। तो आज जितने हरियाणा में वेटलैंड्स हैं जो पुराने थे, मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो अनखीर गांव में हम 2 पॉन्ड्स को दोबारा बना रहे हैं और उन दोनों पॉन्ड्स को पानी भी जो है भटकल झील के माध्यम से ही जाने वाला है, हमने उनको कनेक्ट किया। इसके बाद में अगर आप इसी विधानसभा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भटकल गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जो बिल्कुल आज भी अभी पूरा साफ नहीं हम कर पाए, लगी हुई है मशीनें, कचरा भरा हुआ है। कचरा निकलेगा, उसकी सफाई होगी, बाकायदा ब्रिक्स लगेंगी, पूरा बढ़िया से बैठने लायक तैयार होगा। 1 पॉन्ड, वो 3 पॉन्ड्स हो गए, 1 हम भाखड़ी में बना रहे हैं, तो 4 पॉन्ड्स तो हमारे यहीं हो रहे हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर जी के माध्यम से और पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी के माध्यम से ये काम चल रहा है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप वो आईना है जिसमें आप सरकार की सूरत और जनता की मांग और विपक्ष का कटाक्ष, तीनों चीज़ें आपके माध्यम से आती हैं और मैं उन सब चीज़ों का स्वागत करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें सुधरने का मौका देती हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी आंख से चीज़ निकल भी जाती है, लेकिन इस माध्यम से ये हमारे तक पहुंचती है। मैं तमाम जनता का
अपनी दिल की गहराइयों से मोदी जी और मनोहर जी दोनों को 9 साल 8.5 और 9 बराबर ही हैं देने का धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ आप ही के माध्यम बना के मैं ये कहना चाहती हूँ कि विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि एक 9 का आंकड़ा पूरा हो गया। इसके साथ 9+9 अपने आने वाली संतति जो हमारे बच्चे हैं, आज युवा हैं हमारे, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए, हमारे अगर बात करें तो देखिए कोरोना काल जो हमारा था, कोरोना काल ने भारत को नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़े चैलेंज में लाया, पर भारत एकदम से इतना काम किया, भारत ने विदेशों तक अपनी मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं भारत ने उस चुनौती में ना केवल अपनों को बचाया बल्कि बाहर तक भी बचा करके आए। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदरणीय कृष्णपाल जी जब भी बैठते हैं आप लोगों के समक्ष तो वो आपको पूरा हाईवे फरीदाबाद की आपकी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से लेकर वो आपको होडल हथीन के लास्ट पॉइंट तक ले जाते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज हम लोग बहुत कम समय में पहुँच जाते हैं। विकास के जितने मुद्दे हम उठाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं, कुछ हमारी लाइन में है। अभी बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सिटी का भी हमारे यहाँ भाटली का क्लियर हो गया, नक्शा उसका चला गया, पैन कार्ड नंबर कुछ जो एक व्यवस्था के अंतर्गत काम चल रहा है। और मुझे लगता है महीने 2 महीने में जैसे ही वो क्लियर होता है, अप्रूव होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारी विधानसभा में 3 बिजली के सब स्टेशन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत हमने डिमांड करी थी और उन्होंने हमें दिए, जिसमें 46 सेक्टर का जो बिजली का सब स्टेशन है वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा सब स्टेशन है और जो आज फंक्शनल भी है। सेक्टर 21D में अभी वो सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5-6 महीने के अंतराल में मुझे लगता है वो फंक्शनल हो जाएगा, बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। एक सब स्टेशन हमने सूरजकुंड, हमारी बड़ी प्राइम लोकेशन है सूरजकुंड, क्योंकि यहाँ जैसा हम जानते हैं मेला भी लगता है और दिल्ली के सटा हुआ होने की वजह से सूरजकुंड में भी एक सब स्टेशन जो है उसकी ज़मीन भी खरीद ली गई है, वो भी जल्दी से उस पर कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे ही ग्रीनफील्ड का भी सब स्टेशन जो है वो भी हमारा अप्रूव, उनसे हमने कुछ डिपार्टमेंट ने लेना था, वो भी सारा कुछ डील हो चुकी है, वो भी लगभग रेडी है। तो मैं अगर गिनती चली जाऊंगी तो बहुत सारे, और अपने आप में भटकल का बस स्टैंड जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर मंगल सैन बस पोर्ट का नाम दिया और पहला हरियाणा का बस पोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना है। और मुझे लगता है कि 47 में फरीदाबाद में लोग पुरुषार्थी समाज वहाँ से इधर आया था।